मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में जो बाहरियों को टिकट दिया जा रहा है और जिस पर हो हल्ला मचा हुआ है उसको फोकस करते हुए एपिसोड बनाने जा रहा हूं। ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर के बहुत सारे नेता कह रहे हैं, टिकट के आकांक्षी लोग कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बाहर के जो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं वहाँ से भी इस तरह की तंज कसते हुए आवाज़ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जिसको वह जिता सके, इसलिए बाहरियों को टिकट दे रही है। इसका मैं आज पोस्टमार्टम करूँगा कि कितना सच है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कि भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार, इसको धरती पर सतह पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक करीब करीब हर प्रदेश में ऐसे प्रभावशाली लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया है और टिकट भी दिया है जो उसको जिता सकते हैं, उसकी जीत की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अगर केरल से शुरू करें, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, मतलब कोई प्रदेश ऐसा नहीं हो जहां जो है दो चार ऐसे लोगों को न टिकट दिया हो जो प्रभावशाली हो और जिनमें जीतने की संभावना हो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के साथ। नाम इसलिए नहीं लूँगा कि ऐसे नाम जो है बहुत हैं और नाम लूँगा तो यह एपिसोड जो है लंबा हो जाएगा। भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी 1999 का वह वाकया भारतीय जनता पार्टी को याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से लोकसभा में हार गई थी और चुनाव कराना पड़ा था। सरकार 13 महीने चली थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसमें जीती 182 सीटों के साथ और उसकी तीसरी बार सरकार बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक वोट का मतलब समझ में आ गया। लेकिन गलती भारतीय जनता पार्टी ने यह की कि उसने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर उसने अपने 3 प्रमुख मुद्दों को छोड़ दिया, धारा 370, समान नागरिक संहिता और राम मंदिर। और 2000 का चुनाव वो हार गए। हारने के वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों में यह एक प्रमुख कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मूल मुद्दों को छोड़ने के बाद बेमन से लगता। तो मेरा केवल ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने मूल मुद्दों के साथ चुनाव लड़ती है तो आप ये मान कर चलिए कि उसकी जीत की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। 2014-2019 का चुनाव इसका उदाहरण है। 2014 में अपने मूल मुद्दों के साथ लड़ी, भले एनडीए था, और 2019 भी अपने मूल मुद्दों के साथ लड़ी, भले एनडीए साथ था, एनडीए अस्तित्व में था। और 2014 में उसको 282 सीटें, 30 साल बाद पहली बार किसी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला। 84 में राजीव गांधी की जीत के बाद 2019 में और बम्पर बहुमत मिला, उसको 303 सीटें मिली और एनडीए को 353। और उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जैसे 3 तलाक रोकने का कानून, उसके प्रयास से राम मंदिर बना, उसने धारा 370 हटा दिया, महिलाओं को 33% आरक्षण का उसने प्रस्ताव पास कराया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास जो है बहुमत नहीं होता तो शायद न कर पाते। अब 2024 की बात करें, जैसा मैंने पहले बताया, उसने नारा दिया है कि इस लोकसभा चुनाव में
भाजपा 370 पार, एनडीए 400 पार। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो विभिन्न पार्टियों में हैं, दलों में हैं, ऐसे लोगों की लाने की कोशिश की जाए, या विविध जीवन के विविध क्षेत्रों से, खेल है, कला है, सिनेमा है, संगीत है, ऐसे लोगों को ला करके टिकट दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जीत सकें। मैंने पहले बताया कि कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2, 3, 4 या ऐसे लोगों को, ऐसे बाहरी लोगों को टिकट न दिया हो। इसमें सबसे ज़्यादा वहाँ से टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी लोगों को जहाँ इसका प्रभाव क्षीण है, जैसे केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब। यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि बहुसंख्या में बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है ताकि वो उनका जो अपना सामाजिक प्रभाव है, जो उनका जो है उनके क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रभाव है, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के साथ, उसके सामाजिक प्रभाव के साथ जुड़ करके जीत में तब्दील हो सके। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का नाम लूँगा तो लंबी फहरिस्त होगी। तो सवाल उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे बाहरी लोगों को शामिल करके अपनी विचारधारा को कमज़ोर कर रही है, और ऐसे राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं उनमें भी यह मरमराहट है, फुसफुसाहट है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी, कतिपय नेताओं में फुसफुसाहट है, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की संस्कृति अपनाने जा रही है, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। इसके लिए हमको अतीत में जाना पड़ेगा। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। 52, 57, 62 के चुनाव में वह उतरी और उसको ठीक ठाक सीटें मिली थीं। 77 में जब उसका विलय हुआ तो उसके प्रभाव के कारण जनता पार्टी सरकार में आई। इमरजेंसी तो कारण था ही। 1980 में जब उसने अपने मूल मुद्दे को छोड़ा, गांधीवादी समाजवाद अख्तियार किया, तब भारतीय जनता पार्टी को 84 के चुनाव में 2 सीटें मिली थी, एक आंध्र प्रदेश से, एक गुजरात से। फिर भारतीय जनता पार्टी अब जब अपने मुद्दों की ओर लौटी तो 89 के चुनाव में उसको 85 सीटें मिली जनता दल के साथ गठजोड़ के बाद। फिर जैसे जैसे वो अपने मुद्दों को लेकर बढ़ती गई, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव विस्तार होता गया। मूल सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के साथ रहती है क्या? अब मुद्दे क्या हैं? राष्ट्र सर्वोपरि, देश सबसे पहले, दल उसके बाद में और व्यक्ति सबसे बाद में। हिंदुत्व की विचारधारा, राष्ट्र की विचारधारा पर जब तक भारतीय जनता पार्टी कायम रहेगी तब तक चाहे जितने लोगों को टिकट दे दे, बाहरी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर, इसकी वैचारिकी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस संदर्भ में हमने एक वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ के, श्री नरेंद्र भदौरिया जी, उनसे हमने बातचीत की। उनके मैं घर गया। नरेंद्र भदौरिया जी के बारे में मैं ये बता दूं कि वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। लखनऊ में काम किया उन्होंने, दिल्ली में काम किया, नवभारत टाइम्स में जब वो थे तो उनकी पत्रकारिता की पराकाष्ठा थी। वो एक साप्ताहिक अखबार भी निकालते हैं लखनऊ से, और लखनऊ का कोई ऐसा वरिष्ठ पत्रकार नहीं होगा जो राजनीतिक संभावनाओं पर, राजनीतिक कैलकुलेशन पर और समीकरणों पर उनसे सलाह मशविरा न करता हो। जब मैं उनके घर गया था तो उनसे हमने लंबी बातचीत की। आप सुनिए उनके विचार। मैंने पहला सवाल उनसे यही किया था कि भदौरिया जी, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बाहरियों का टिकट दिया जा रहा है इसकी संभावनाओं पर, इसकी वैचारिकी पर क्या असर पड़ने वाला है, आप उनको सुनिए। डॉक्टर साहब, एक विचार हमेशा से चलता है, जब कभी आंधी आती है जी, तो वो आंधी ये नहीं विचार करती कि उसमें किन किन तरह की चीज़ों को हम उड़ा रहे हैं। तूफान आता है, बवंडर आता है, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, बहुत कुछ बहता है।
बहुत कुछ आकाश में उड़ता है, और अंततः जब स्थिर होती है वो आंधी, स्थिर होता है वो सैलाब, स्थिर होती है वो बाढ़, उस समय की स्थिति क्या बनती है, इसको सोचकर लोगों के मन में चिंता होती है। होना स्वाभाविक भी है, लेकिन एक ध्यान देनी चाहिए, राजनीति एक बहाव है। राजनीति कभी स्थिर होकर नहीं जी सकती। राजनीतिक विचारधारा एक स्थिर रेखा नहीं है कि उस रेखा के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता। यदि इस विचार से चलेंगे तो वो एक प्रकार का कट्टरवाद होगा, वो एक प्रकार की जड़ता होगी। जड़ता के आधार पर राजनीति नहीं चल सकती। जड़ता के आधार पर ऐसे संगठन चल सकते हैं जो अपनी विचारधारा को कट्टरता की धार देते हैं, जो हर चीज़ को काटने और तोड़ने के आधार पर लेकर चलते हैं। हमारे देश ने जब आक्रमण देखे विभिन्न समुदायों के, तो उस समय हमारे सामने समीक्षा करने की बातें आई होंगी, हमारे पूर्वजों ने समीक्षा की होगी, क्योंकि जो लोग एक आंधी की तरह हमारे पास आए, हमारे देश में घुसे, वो आए तो लूटने थे, लेकिन लूटते लूटते मारते काटते वो अपने मज़हब के प्रसार में भी लग गए और अपनी विचारधारा थोपने के अंदाज में काम करने लगे। अंततः क्या हुआ, वो बाढ़ एक दिन, वो सुनामी एक दिन टूटी, वो आंधी एक दिन रुकी। उसके बाद हमारी संस्कृति, जिसको लोग ये मानकर आए थे कि इसको हम समाप्त कर देंगे, वो समाप्त नहीं कर सके। जब उस तरह के लोग जो रक्त बहा रहे थे वो नहीं रोक सके, तो आज ये सामान्य आंधियाँ आ रही हैं, छोटे छोटे पोखरों में उबाल आ रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक वैचारिक क्रांति जिस देश में ने कई बार देखी हो, उसको छोटी मोटी प्रवाह कुछ नहीं कर सकते। और वास्तविकता ये है कि जिस राजनीतिक पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो एक विचारधारा की चट्टान पर खड़ी है। उस विचारधारा की चट्टान पर खड़े लोग भी नहीं जानते कि इसका आगे आने वाला कालखंड कैसा बीतने वाला है। 100 साल की कठिन तपस्या जिन लोगों ने की है, जिस समाज ने की है, समाज के जिस अंग ने, प्रबुद्ध वर्ग ने की है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की है, उसमें आज सैलाब ला करके और बाहर से आंधियाँ आ करके कुछ बटोर कर ला रही हैं, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो सार तत्व होगा वो इस चट्टान पर ठहर जाएगा, जो सार तत्व नहीं होगा वो इस चट्टान में समा जाएगा। आप चट्टान को कभी तोड़ते हैं, देखते हैं, उसमें ऐसे जीवों के चिन्ह मिलते हैं जो उसमें समा गए, समाप्त हो गए। वो अच्छे थे या बुरे थे इसका प्रश्न ही नहीं है, चट्टान में वो शक्ति होनी चाहिए। नहीं, लेकिन समकालीन राजनीति के संदर्भ में हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से लोग आ रहे हैं और लोगों को टिकट दिया जा रहा है, भाजपा के अंदर के कार्यकर्ता और कहीं कहीं बड़े नेताओं में भी ये फुसफुसाहट है कि उनका क्या होगा। हाँ, ये स्वाभाविक है, ये डरना स्वाभाविक है, और विशेष रूप से ऐसे लोग अवश्य डरेंगे जिनको लगता है कि जिस घर में हम बैठे हैं, जिस तंबू के नीचे बैठे हैं, वो फट न जाए। यदि ये तंबू फटने लायक होता तो ये आपकी आशंका जायज होती। ये आशंका निर्मूल इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तंबू जिसमें हवा आकर भर रही है, जिसको आंधी फुला रही है आज, वो तंबू बहुत सशक्त है, बहुत ताने बाने इसके मजबूत हैं, इसलिए इसका कुछ हानि इस तरह की होने वाली नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वो किसी सोच के आधार पर नहीं आ रहे हैं, वो इस आधार पर आ रहे हैं जहाँ बैठे हैं वहाँ का तंबू फट चुका है, उनको शरण चाहिए। जो शरण लेने आता है उसको शरण देने वाला चिंता करता है कि इसको कितनी जगह लेटने बैठने के लिए आवश्यक है देनी है। वो चिंतन धारा जिस दिन टूटेगी, जिस दिन भाजपा के भीतर ऐसे लोग नहीं होंगे, नीति निपुण लोग नहीं होंगे जो अपनी चट्टान को सशक्त रूप से संभाल कर रख सकें, तब वो आशंका है। मुझे लगता है कि ऐसी आशंका यहाँ कुछ करने वाली नहीं है, अभी निर्मूल है, लेकिन भविष्य में इस बात की कोई संभावना है। और एक बात दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी के बाहर के जो लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग,
वहाँ से ये तंज कसा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लगता है अपने कार्यकर्ता नहीं है जो चुनाव जितवा सकें, इसलिए बाहर के प्रभावशाली लोगों को लेकर आ रही है और टिकट दे रही है, ताकि जो है इसको जो इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सीट प्राप्त करने का वो पूरा हो सके। बाहर के लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इसका क्या? बहुत से बुलबुले और गुब्बारे देख करके किसी वातावरण के नए वातावरण के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। बुलबुले उठ रहे हैं, सही है, गुब्बारे फूट रहे हैं, लेकिन फूटने वाले गुब्बारे हैं ये ऐसे गुब्बारे नहीं हैं कि किसी विचारधारा को लेकर के दीर्घकाल तक जी सके, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। ये अपने आप में कुछ नहीं है। आंधी के साथ उठे हुए बहुत से पत्ते बवंडर है, तो बवंडर को शांत होने दीजिए, तब विचार करिएगा। विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक आशंका तो यह ही है कि भारतीय जनता पार्टी बाय द वे मान लीजिए 5 साल 10 साल 15 साल जब कमजोर होगी तो सबसे पहले यही भागेंगे। हम विचारधारा की बात जब करते हैं तो ये सोचना पड़ता है कि वो भाजपा यानी विचारधारा या भाजपा यानी केवल सत्ता दल। सत्ता दल छत्ता दल होता है। छत्ते में जब तक शहद है, मधुमक्खियां उस स्थान पे आ रही और इकट्ठा भी करती शहद। वो केवल वो शहद पीने नहीं आती, शहद वहां उनकी सहकर्मियों ने एकत्र किया है और इन्होंने एकत्र किया, दोनों मिलकर पीते हैं। वो छत्ता दल है। तो ये सत्ता दल का स्वभाव छत्ता दल होता है। लेकिन जो राजनीतिक दल है, जो विचारधारा पर टिका हुआ दल है, वो एक व्यक्ति भी यदि वहां शेष बचा जो दृढ़ता पूर्वक विचार क्रांति को लेकर बढ़ने वाला है, तो उसके पीछे चलने वाला जो कारवां है वो इतना बड़ा बन जाता है कि कभी उसको ये जो छत्ता दल की मधुमक्खियां हैं रोक नहीं पाती। तो मित्रों, ये थे नरेंद्र भदौरिया जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जो बाहरी लोगों की बाढ़ हो गई है उस पर इन्होंने जो विचार व्यक्त किए, मुझे लगता है कि आप लोग इससे जो है सहमत होंगे या असहमत भी हो तो कम से कम जो है कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।